नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महेंद्र यादव नेशनल कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज पूरा विश्व, भारत देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी से पीड़ित है। कोविड-19 जिसे कहा गया है। कोविड-19 के कारण अगर कोई सबसे बड़ा कोई चपेट में आया है तो सबसे बड़ा एजुकेशन सेक्टर जो है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान कोविड-19 से हुआ है। एजुकेशन के बिना लाइफ में अपन कुछ कर नहीं सकते। तो नेशनल कैरियर एकेडमी आपको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लेके आया है। आज अपन बात करेंगे एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और एग्रोनॉमी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के। लेकिन उससे पहले मैं 2-3 बातें बताना चाहूँगा कि लाइफ में कुछ भी अपने को प्राप्त करना है तो त्याग और समर्पण की भावना होनी चाहिए। जिंदगी में कुछ भी किसी भी फील्ड में अपने को जाना है तो त्याग और समर्पण सबसे ज्यादा जरूरी है। त्याग और समर्पण के बिना कुछ भी नहीं प्राप्त किया जा सकता। जैसे रामायण में भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ था कि अगर भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास का त्याग कर देते, अगर वनवास में नहीं जाते वो, तो भगवान श्री राम नहीं कहलाते, वो राम कहला के रह जाते। लेकिन अपन सब उसको भगवान श्री राम इसीलिए कह रहे हैं कि उन्होंने त्याग किया, समर्पण किया, राज सिंहासन को त्याग किया, इसलिए वो आज भगवान श्री राम कहला रहे हैं। इसलिए अपने को भी एजुकेशन में रहना है तो कंफर्टेबल जोन को त्याग करना पड़ेगा, आरामदायक स्थिति को अपने को छोड़ना पड़ेगा। ये अपनी कुछ बातें हैं। अपन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संतृप्त एवं शुष्क मृदा का पीएफ मान क्रमशः होता है। ऑप्शन नंबर 1 0 to 14, ऑप्शन नंबर 2 0 to 7, ऑप्शन नंबर 3 1 to 14, ऑप्शन नंबर 4 1 to 7। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए द पीएफ वैल्यू ऑफ सैचुरेटेड सोइल एंड ओवन ड्राई सोइल इज 0 to 14, 0 to 7, 1 to 14, 1 to 7। प्लीज कमेंट बॉक्स पे फटाफट आंसर बताइए। कमेंट बॉक्स पे फटाफट आंसर। पीएफ वैल्यू ऑफ सैचुरेटेड सोइल। मोहम्मद इमरान का डी, ममता चौहान का बी, खुशीराम का 2, शीतल चौधरी का ए, खुशीराम यादव जी का 2, एचआर चौधरी जी का 2, मयूर राजपूत का 2, मिस्टर खेम सिंह गुजर का 3, विनय अमेटा का 2, बलराम का 2, निकिता का 2, अशोक सिंह चारण का 1, अंकित सेन जी का 2, बलराम योगी जी का 2, मनीष यादव जी का तो हंस रहे हैं। मनीष यादव जी हंसना नहीं, आंसर दीजिए प्लीज। तो मैक्सिमम लोगों ने जो आंसर दिया वो एक बी ऑप्शन बड़ा राइट, मैक्सिमम लोग आंसर दे रहे हैं। शायद इसका मतलब इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होना चाहिए। तो अपन कुछ डिस्कशन कर लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहली बात, तो इसका राइट आंसर क्या है सभी फ्रेंड्स को बता दूं मैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। पीएफ वैल्यू ऑफ सैचुरेटेड सोइल एंड ओवन ड्राई सोइल, संतृप्त मृदा और शुष्क मृदा का पीएफ कितना है? 0 संतृप्त मृदा का, शुष्क मृदा का 7। ये तो इसका आंसर है। लेकिन अपने को पहले ये जानना होगा कि ये पीएफ की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी, पीएफ के बारे में किसने बताया। तो एक साइंटिस्ट था, हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए स्कोफिल्ड नाम के वैज्ञानिक ने पीएफ की अवधारणा दी, जो कि एक सिंचाई से संबंधित है, सिंचाई का मापन करने की विधि है। तो पीएफ की अवधारणा किसने दी? स्कोफिल्ड नामक वैज्ञानिक ने दी। और पीएफ होता क्या है, परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है पीएफ की? पीएफ की डेफिनेशन है सेंटीमीटर हाइट ऑफ वाटर कॉलम, सेंटीमीटर हाइट ऑफ वाटर कॉलम इज नोन एज पीएफ। कि मृदा कॉलम की 1 सेंटीमीटर ऊंचाई के लघु गुणक को पीएफ कहा जाता है। मृदा कॉलम के 1 सेंटीमीटर ऊंचाई के लघु गुणक को पीएफ कहा जाता है। जो किसने बताया? स्कोफिल्ड नामक वैज्ञानिक ने बताया। और कितना बताया? सैचुरेटेड सोइल का 0, ओवन ड्राई सोइल का 7। उसने एक स्केल बताई थी। क्या स्केल बताई उसने? कि जहां पे कंप्लीट पानी भरा हुआ है, जहां पे सैचुरेटेड संतृप्त मृदा का मतलब है जहां कंप्लीट पानी भरा हुआ है, पानी से सोइल कंप्लीट है, तो यहां पर पीएफ की वैल्यू होती है 0। और ओवन ड्राई सोइल जिस कितने बार पे आती है?
10,000 बार पे आती है ओवन ड्राई सोइल, इसका पीएफ वैल्यू होता है 7। इसके बीच में कुछ पीएफ वैल्यू और बताई गई, एक होती है फील्ड कैपेसिटी जिसकी पीएफ वैल्यू बताई 2.54, एक होती है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जिसकी पीएफ वैल्यू बताई गई 4.2, एक होती है हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट जिसकी पीएफ वैल्यू बताई 4.5। तो अपने कहा सैचुरेटेड सोइल की 0, क्षेत्र क्षमता की 2.54, अस्थायी मलानी बिंदु की 4.2, इस आर्द्रता ग्राही गुणांक की 4.5 और ओवन ड्राई सोइल, ओवन के अंदर सूखी हुई मृदा की 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है और फटाफट से आंसर बताइए। मृदा की क्षेत्र क्षमता पर नमी कितने वायुमंडलीय दाब पर उपस्थित रहती है? थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझना, हिंदी मीडियम वाले फटाफट आंसर मत देना, थोड़ा सा समझना। मृदा की क्षेत्र क्षमता नहीं पूछ रहा हूं मैं, क्षेत्र क्षमता पर नमी कितने वायुमंडलीय दाब पर रहती है? 0 से 3 बार पर, -1 से -1/3 बार पर, 15 से 30 बार पर, -1/3 से 15 बार पर। इंग्लिश मीडियम में बता देता हूं मैं, इंग्लिश मीडियम में ये आंसर क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ अपना, मैं बता देता हूं आपको। अवेलेबल वाटर इज रिटेंशन एट विच सोइल मॉइस्चर टेंशन? अवेलेबल वाटर कौन से मॉइस्चर टेंशन पे अवेलेबल रहता है? 0 से 3 बार पर, -1 to -1/3 तक, -15 to 30, -1/3 से -15 बार पर। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर। क्या बात है, सभी का आंसर एक जैसा ही जा रहा है, सभी का आंसर बहुत एक जैसा ही जा रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर फिर क्या होगा? सभी का आंसर एक जैसा ही जा रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर है। सभी का आंसर एक जैसा जा रहा है, इसका मतलब बहुत अच्छी तैयारी है आप सभी की, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अवेलेबल वाटर जो होता है वो कहां से कहां तक होता है? 1/3 से -15 बार तक जो पानी होता है वो पानी ही पौधों को उपलब्ध होता है, इसलिए इस पानी को क्या कहा गया है? अवेलेबल वाटर कहा गया है, क्षेत्र क्षमता कहा गया है। किसी कोई दिक्कत? फील्ड कैपेसिटी से लेकर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक आसिफ ऐसा बता रहे हैं, गुड आसिफ, अच्छा बता रहे हो आप। सुशीला जो कि आरसीए में पढ़ रही है, बड़ा अच्छा बताया है, 4 नंबर आंसर। कविता एनसीए स्टूडेंट 4 नंबर सही बताया, सुभाष सही बताया, वीरेंद्र, रितेश, सब आप सभी ने सब सही बताया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्षेत्र क्षमता पर नमी कितने वायुमंडलीय दाब पर होती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन उससे भी टिपिकल है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, लेकिन ऑप्शन जो है, ऑप्शन उससे भी गंदे ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। फील्ड कैपेसिटी, इंग्लिश मीडियम में बात करें, एट ए फील्ड कैपेसिटी द मॉइस्चर इज हेल्ड विथ सोइल मॉइस्चर पोटेंशियल या विथ सोइल वाटर पोटेंशियल। ऑप्शन नंबर 1 लेस देन 1 बार, ऑप्शन नंबर 2 लेस देन 0.5 बार, ऑप्शन नंबर 3 लेस देन 1/3 बार, ऑप्शन नंबर 4 मोर देन 1/3 बार। आंसर बताइए फटाफट, आंसर। मयंक मीणा जी 3 बता रहे हैं, पायल चौधरी जी 3 बता रहे हैं, खुशीराम यादव जी 4 बता रहे हैं, मनीषा राठौड़ 4 बता रही है, श्याम तिवारी जी 3 बता रहे हैं, सचिन मेहता जी 3 बता रहे हैं, विशा पारिक जी 3 बता रहे हैं, वर्षा यादव जी जो कि एमपीयूटी में पढ़ रहे हैं 3 बता रहे हैं, ख्याति 3 बता रहे हैं, प्रभु 3 बता रहे हैं, टीना 3 बता रहे हैं, सीताराम जी 3 बता रहे हैं, खुशीराम जी 3 बता रहे हैं, अभिषेक मेहता जी कोटा से 3 बता रहे हैं, योगेंद्र खटाना जी हॉस्टल में बैठ के 3 बता रहे हैं, आकाश जाटव जी 3 बता रहे हैं, भूपेंद्र नागर जी 3 बता रहे हैं, अनिकेत 4 बता रहा है। अनिकेत 4 कैसे बता रहा है समझ में नहीं आ रहा। रामबाबू मीणा 3 बता रहा है, निक्कू धाकड़ 3 बता रहे हैं, सुशीला मीणा 3 बता रहे हैं, रतन यादव जी 3 बता रहे हैं। चलो अपन इसकी बात कर लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछा है अपने को? क्षेत्र क्षमता पर नमी कितने वायुमंडलीय दाब पर होती है? अगर ऑप्शन सिंपल सा होता, सिंपल की बात करें, अगर ऑप्शन सिर्फ एक ही होता
-1/3 बार, तो आंसर -1/3 बार चला जाता। लेकिन ऑप्शन को बड़ा कंफ्यूज कर दिया, लेस देन और मोर देन की बात कर दी। तो आपको एक स्केल मैंने बताई थी, जो इरिगेशन वाटर है, सिंचाई के अंदर अपन ने बताया था पानी 3 प्रकार का होता है। एक पानी वह जो -1/3, 0 से 1/3 तक होता है, कौन सा था? गुरुत्वाकर्षण, इंग्लिश में बोले तो ग्रेविटेशनल। एक है -1/3 से -31 तक था, वो था कैपिलरी वाटर। एक था -1/3 से 10,000 बार तक, ये था आर्द्रता ग्राही जल, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर, इसको थोड़ा आराम से समझना क्योंकि बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, मैक्सिमम जगह ये बहुत गलत पढ़ाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण, कैपिलरी और हाइग्रोस्कोपिक। 0, -1/3, -13, -10,000, 10,000, ये तो हो गई। अब -1/3 को क्या बोलते हैं अपन? फील्ड कैपेसिटी। क्षेत्र क्षमता, क्या बोलते हैं? क्षेत्र क्षमता अपन बोलते हैं किसको? -1/3 बार को, एग्जैक्ट -1/3 बार को क्षेत्र क्षमता कहते हैं। -31 आर्द्रता ग्राही गुणांक कहलाता है। हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट, ये ओवन ड्राई सोइल, ओवन के अंदर सूखी हुई मृदा कहलाती है। अब पौधों को पानी उपलब्ध होता है यहां से लेकर, कैपिलरी वाटर भी उपलब्ध होता है पौधों को। ओनली पौधों को कौन सा जल उपलब्ध होता है? कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर जिसको हिंदी में कहते हैं केसी का जल, कैपिलरी वाटर की भी एक ही लिमिट पौधों को उपलब्ध हो पाती है। कहां से? 1/3 से लेकर -15 बार तक। कहां से कहां तक? 1/3 से लेकर -15 बार तक। इस 15 बार को बोल दिया अस्थायी मलानी बिंदु, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। अपने पूछा है क्या? क्षेत्र क्षमता पर नमी कितने वायुमंडलीय दाब पर होती है? ऑप्शन अपन कह रहे हैं -1/3, लेकिन ऑप्शन बोल रहा है लेस देन और मोर देन। अब इधर समझना, ये वाला पानी पौधों को उपलब्ध नहीं होता है, जो ये पानी है पौधों को अवेलेबल नहीं होता है, ये वाला पानी पौधों को अवेलेबल होता है। तो इस साइड में जाएंगे तो मोर देन होगा या इस साइड में जाएंगे तो मोर देन होगा? थोड़ा सा सोच लेना, ये 0 है, ये -1/3 है। हो, अगर -1/3 से पानी अगर 0 की तरफ आ रहा है, 0 बार की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब तो क्या है? मोर देन हो गया, क्योंकि ये मोर देन पानी है और इधर पानी की कमी हो रही है, तो इधर लेस देन पानी है। माइनस में वैल्यू जा रही है तो लेस देन हो रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, लेस देन 1/3 बार पे क्षेत्र क्षमता आती है, क्योंकि इस इधर क्षेत्र क्षमता नहीं हो सकती। क्षेत्र क्षमता यहां से स्टार्ट हो सकती है, तो इधर कम कह सकते हैं, ज्यादा नहीं कह सकते, तो इसका आंसर चला जाएगा लेस देन 1/3 बार। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करें। किसी को कोई डाउट इसमें? सर रेड पेन से, ठीक है भैया, आपकी बात मानेंगे, रेड पेन से करते हैं। हाँ, नए पेज पे ले लेंगे, कोई नहीं, ये तो कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सब बता दोगे। गुरुत्वाकर्षणीय विधि द्वारा मृदा को कितने तापमान पर सुखाया जाता है? 90 से 100 डिग्री, 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड, 115 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 125 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड। इंग्लिश में बात करें, इन ग्रेविमेट्रिक मेथड ऑफ सोइल मॉइस्चर मेजरमेंट द सोइल इज ओवन ड्राइड एट 90 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 105 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड।
115 टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 125 टू 130 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन फटाफट कमेंट बॉक्स में फटाफट। मोहम्मद इमरान बोल रहे हैं बी, खुशीराम यादव जी बोल रहे हैं बी, सचिन मेहता जी बी, आसिफ जी बोल रहे हैं 2, विनय अमेटा 2, खुशीराम 2, हरेंद्र पोसवाल जी बोल रहे हैं 2, राजेश बोल रहा है 2, टीना हाड़ा जी बोल रहे हैं 2, ख्याति बोल रही है 2, कृष्ण बोल रहे हैं 2, प्रभु गुजर जी बोल रहे हैं 2। प्रभु जी आपने कब पढ़ लिया एग्रीकल्चर? खुशीराम जी 2, शीतल बोल रही है 2, शेर सिंह बोल रहे हैं 2। प्रभु शेर सिंह जी आप डेयरी साइंस से एग्रीकल्चर, तो मैक्सिमम लोग 2 बता रहे हैं। दिनेश धाकड़ जी बोल रहे हैं 2, दिनेश यादव जी एमपीयूटी से बोल रहे हैं 2। धन्यवाद आपका एमपीयूटी से भी जुड़ने के लिए। मोनू सोहेल जी बोल रहे हैं 2, मतलब सभी 2 बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो दिक्कत है इसमें। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या है? ये सभी का राइट आंसर है इसमें, मतलब सभी ने राइट आंसर बताया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 105 डिग्री सेंटीग्रेड एग्जैक्ट इसका आंसर होता है। ओवन के अंदर अपन जो सोइल मॉइस्चर मेजरमेंट करते हैं, ओवन के अंदर अपन जो मृदा नमी को ज्ञात करते हैं, तो ओवन में सुखाते हैं तब तापमान क्या होता है ओवन का? 105 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और कितने घंटे तक सुखाते हैं उसको अपन? 24 घंटे के लिए, 24 हॉर्स के लिए अपन उसको रखते हैं। 24 घंटे तक अपन उसको मृदा को सुखाते हैं। तो ये सभी का करीब करीब अच्छा आंसर है, सभी की अच्छी तैयारी चल रही है, इसका मतलब बहुत अच्छा। कंटिन्यू ऐसा ही बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन करनी है आपको। मृदा में उपस्थित जल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। नम मृदा प्लस बॉक्स का वजन है 200 ग्राम, सूखी मृदा और बॉक्स का वजन है 160 ग्राम, बॉक्स का वजन है 50 ग्राम। ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है 22.22, ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है 40.60, ऑप्शन नंबर 3 बोल रहा है 36.36, ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है 36.84। इंग्लिश मीडियम में बात कर लिया अपन इस क्वेश्चन की। एस्टिमेट द परसेंट मॉइस्चर इन गिवन सैंपल। वेट ऑफ मॉइस्चर प्लस बॉक्स 200 ग्राम, वेट ऑफ ओवन ड्राई सोइल प्लस बॉक्स 160 ग्राम, वेट ऑफ एमपीटी बॉक्स 50 ग्राम, और ऑप्शन वही रह जाएंगे। (22.22, 40.6, 36.36, 36.84। बताइए फटाफट आंसर। आंसर खुशीराम जी 3, पायल चौधरी जी 3, राहुल यादव जी 3, पिंकी गुजर जी 3, कृष्ण यादव जी एमपीटी से 3, भूपेंद्र नागर जी 3, पायल चौधरी 3, ममता चौहान 3, सीताराम यादव जी 3, रोशन 3, विकास हॉस्टल से 3, पिंकी गुजर 3, आसिफ 3, मोनू सोहेल 3। इसका मतलब तुम्हारी कैलकुलेशन बड़ी फास्ट है। सचिन 3, पुखराज 3, पुखराज बड़े दिनों बाद आया है, सतवीर गुजर 3, टिविशा 3, नरेश 3, प्रभु गुजर जी 3, ललित 3, सभी का 3 है। तो अपन निकाल के देख लेते हैं इसमें कैसे निकालेंगे। अपन उस पेज पे चल लेते हैं। सर ये बात हाँ, अपन कैसे निकालेंगे? तो वेट ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर निकालने का फॉर्मूला क्या है? नमी प्रतिशत। नमी प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला है, सूत्र है नमी का भार अपॉन सूखी मिट्टी का भार इंटू 100 वेट ऑफ मॉइस्चर इन गिवन सोइल सैंपल, वेट ऑफ ड्राई सोइल इंटू 100। ये फॉर्मूला है अपना। अब अपने को ऑप्शन में क्या बताया उसने? ऑप्शन में उसने बताया है कि वेट ऑफ सोइल, रामकेश जी वो है क्या ऑप्शन? क्या क्या दिया है? वेट ऑफ सोइल प्लस बॉक्स कितना है? 200 ग्राम।
ड्राई सोइल प्लस बॉक्स कितना है 150 ग्राम, 150 है या 160 है सर? ऑप्शन मेरे को देखना पड़ेगा ऑप्शन क्या है। हाँ ठीक है, बॉक्स का वेट कितना है 50 ग्राम, बॉक्स का वेट है 50 ग्राम। तो सबसे पहले तो अपने को इसमें निकालना पड़ेगा, बॉक्स का वेट घटा देंगे, किसका वेट घटा देंगे, बॉक्स का वेट अपन घटा देंगे इसमें, ये है 160, तो बॉक्स का वेट घटा दिया, -50 इसमें कर दो, -50 इसमें कर दो, ये हो गया 150, ये हो गया 110। अब अपने को मालूम चल गया वेट ऑफ सोइल क्या है 150, ड्राई सोइल का वेट क्या है, सूखी मृदा का वजन कितना है 110 ग्राम, कुल मृदा का वजन कितना है 150 ग्राम। अब नमी कहाँ गई, 150 ग्राम मृदा का वजन है, उसमें 40 ग्राम उसको सुखाया तो उठ गई नमी, तो नमी कितनी हो गई 150 में से 140 निकाला तो कितना हो गया 40, उसमें नमी है। तो अपने पास फॉर्मूला है, लगा दो 40 अपॉन नमी का वजन कितना हो गया 40 ग्राम, सूखी मृदा का वजन कितना है 110 ग्राम गुणा 100, 0 से 0 400, 400 में 11 का भाग देंगे तो 36.36%, 36.36%। किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ गया सभी को कि नमी प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं? फॉर्मूला सबसे याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना अपने को। नमी का वजन वेट ऑफ मॉइस्चर अपॉन वेट ऑफ ड्राई सोइल, सूखी मिट्टी का भार इंटू 100 और नमी परसेंट निकाल देंगे। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइम की कमी होने के कारण अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सिलिका, चूना व दूसरे लवणों की मृदा में मौजूदगी से मृदा का रंग कैसा होता है? काले रंग की, भूरे रंग की, लाल रंग की, हल्के रंग की, बताओ फटाफट इंग्लिश में। प्रेजेंस ऑफ सिलिका, लाइम एंड अदर सॉल्ट इन सोइल, द कलर ऑफ सोइल अपीयर लाइक डार्क कलर, ब्राउन कलर, रेड कलर, लाइट कलर, फटाफट बता दीजिए। कमेंट बॉक्स में फटाफट। खुशीराम बोल रहा है 4, मोहम्मद बोल रहा है 3, प्रभु बोल रहा है 4, निकिता बोल रही है 4, राजेश बोल रहा है 4, HR चौधरी जी बोल रहे हैं 1, लोकेश मीणा जी बोल रहे हैं 4, सैनी जी बोल रहे हैं 4, पिंकी गुजर जी बोल रहे हैं 4, राहुल यादव जी बोल रहे हैं 4, बलराम योगी जी 4, पिंकी गुजर बोल रहे हैं 4, सीताराम यादव जी 4, दिनेश कुमार धाकड़ जी 4, सुपरवाइजर साहब बोल रहे हैं 4, अनिकेत बड़े दिनों बाद दिखाई दे रहा है 4, वर्षा यादव बोल रहे हैं D 4 ऑप्शन, खुशीराम। चलो सभी के आंसर कुछ सिमिलर से जा रहे हैं, कुछ के आंसर बीच बीच में 2 आंसर ऐसे कुछ आ रहे हैं। वैसे राइट आंसर की बात की जाए इसमें तो राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है? गलत है, सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 भी क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? सही है या नहीं? गलत है ये भी। और ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया? सही। देखना, सिलिका, सिलिका बोले तो SiO2, क्वार्ट्स, चूना, चूना देखा होगा ना, चूना कैसे कलर का होता है? सफेद कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। अगर चूना है तो सोइल कैसी होगी? सफेद होगी। व्हाइट होगी, व्हाइट होगी तो कलर कैसा होगा? हल्का कलर होगा। लवण भी है सोइल में, लवण किसे कहते हैं? नमक को, NaCl को, सोडियम क्लोराइड को। तो सोडियम क्लोराइड है, नमक है, तो मृदा कैसी दिखेगी? सफेद। तो कैसा कलर दिखेगा? हल्का कलर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, हल्के कलर की मृदा होती है। बहुत अच्छा आंसर है, बहुत बढ़िया बता रहे हो सभी। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन पे।
टाइम की कमी को देखते हुए फटाफट आंसर बताना। नेक्स्ट बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मृदा में जैव पदार्थ व आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति से मृदा का रंग कैसा होता है? लाल रंग, भूरा रंग, काला रंग, पीला और लाल रंग। फटाफट आंसर बताइए। जैव पदार्थ और आयरन ऑक्साइड, इंग्लिश मीडियम वालों को बता देता हूं, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड आयरन ऑक्साइड इन द सोइल, द कलर ऑफ सोइल अपीयर लाइक रेड कलर, ब्राउन कलर, डार्क कलर, येलो कलर और रेड कलर, दोनों साथ बता रखा है। बताइए फटाफट। कुछ बता रहे हैं ए 4 1 1 2 2 1 3, मतलब बड़ा विवादास्पद क्वेश्चन है इसका मतलब। खूब के आंसर क्या जा रहे हैं? खुशीराम यादव बता रहे हैं 2, राजकुमार बता रहे हैं सी, श्रेष्य बता रहे रेड, पायल बता रही है 1, निक्की बता रही है 1, पिंकी बता रही है 1, प्रदीप बता रहा है रेड, आसिफ बता रहा है रेड ड्यू टू हेमेटाइट, कृष्ण बता रहा है ए, ममता चौहान बता रही है बी। चलो अपन बात कर लेते हैं, वैसे बात कर लेते हैं। पहले अपन चलते हैं ब्लैंक पेज पे। अपने को क्या बताया क्वेश्चन में? जैव पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर। सेकंड चीज क्या बोलती? आयरन ऑक्साइड। इनकी प्रेजेंस से सोइल का कलर कैसा होगा? ऑर्गेनिक मैटर से अपने को मालूम है डार्क ब्राउन कलर होता है, भूरा कलर होता है ऑर्गेनिक मैटर से, ये अपने को मालूम है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आयरन ऑक्साइड बोला है इसने, और आयरन ऑक्साइड से 2 कलर होते हैं सोइल के। अगर एक हेमेटाइट है Fe2O3 आयरन ऑक्साइड हेमेटाइट है तो मृदा का कलर कैसा हो जाता है? लाल। लिमोनाइट है Fe2O3H2O तो कलर कैसा होता है? पीला। तो मृदा का कलर कैसा मिलेगा? पीला। लेकिन इसने तो सिर्फ आयरन ऑक्साइड बोला है, अपने को ये नहीं बताया हेमेटाइट है या लिमोनाइट है। तो इसके आधार पे तो अपन आंसर इसका दे ही नहीं सकते कि क्या आंसर होगा इसका। आंसर किसके आधार पे देंगे अपन? ऑर्गेनिक मैटर के आधार पर। ऑर्गेनिक मैटर और जैव पदार्थ का रंग कैसा होता है? ब्राउन। तो अपन चलते हैं अब क्वेश्चन पे वापस डायरेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट है। ये बहुत ही कम बच्चों का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। ब्राउन कलर होता है जैविक पदार्थ, ऑर्गेनिक कार्बन की वजह से। अगर इसमें अपने को हेमेटाइट लिमोनाइट बोलता तो अपन क्लियर बोर्ड कर सकते थे, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर बोला है तो ऑर्गेनिक मैटर फर्स्ट चीज बोली है, तो इसका कलर कैसा होगा? ब्राउन कलर होगा। ब्राउन कलर की सोइल है वो। ठीक है, खूब लड़कों का आंसर गलत था, ये सुधारना पड़ेगा इस आदत को थोड़ी सी। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। हाँ, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। मृदा रंग की क्षमता एवं शुद्धता को मुंसल रंग सारणी में कौन सा दर्शाता है? हु, वैल्यू, क्रोमा, हु एंड वैल्यू। बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। इंग्लिश मीडियम में बोलता हूं मैं उससे पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द प्यूरिटी और स्ट्रेंथ ऑफ कलर इन मुंसिल सारणी? ऑप्शन नंबर 1 हु, वैल्यू, क्रोमा, हु एंड वैल्यू, बोथ। ऑप्शन नंबर बताइए फटाफट, राइट आंसर बताइए। सी ममता बता रही है, खुशीराम बता रहा है 3, मोहम्मद इमरान बता रहा है डी, खुशीराम बता रहा है 3, निकिता पटेल बता रही है 3, ममता राजूत बता रही है 3, ममता चौहान बता रही है 3, पायल चौधरी बता रही है 3, हंसराज सैनी जी बता रहे हैं, रोशन जी बता रहे हैं 3, दीपक सैनी जी बता रहे हैं 3, दिव्य राज जुड़ चुके हैं क्या? पायल चौधरी जी 4, अभी 3 थोड़ी देर पहले विनय मेटा जी 3, धर्मेंद्र चौधरी जी क्रोमा बोल रहे हैं डायरेक्ट। ऑप्शन बोलिए भैया, आंसर नहीं, ऑप्शन बोलिए। सीताराम जी बोल रहे हैं 3। चलो अपन बात कर लेते हैं। तो क्या हो रहा है?
क्या पूछा है अपने को, हिंदी मीडियम में बात कर लेते हैं पहले। रंग की क्षमता और शुद्धता। शुद्धता इंग्लिश में भी यही बात कर लेता हूं, प्यूरिटी। और अपने को मालूम है हु किसको डिनोट करता है, डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर को। चलो उस पेज पे ही बात कर लेते हैं, यहां दिखेगा नहीं तो सभी को। यहां बात कर लेते हैं, ऑप्शन क्या थे, हु, एक था वैल्यू, एक था क्रोमा। ये तीन ऑप्शन थे अपने पास, यहां तो सभी को दिखाई दे रहा है ना। ये तीन ऑप्शन थे, हु, वैल्यू, क्रोमा। सबसे पहली चीज तो है मुंसल कलर चार्ट जो है वो मर्दा रंग का निर्धारण करता है, सोइल के कलर को डिटरमाइन करता है। उसमें तीन चीज होती है, हु, वैल्यू और क्रोमा। हु जो होता है वो किसको डिनोट करता है, डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर, प्रकाश के प्रबल तरंग दैर्घ्य को बताता है। वैल्यू जो है सोइल में लाइटनेस और डार्कनेस, लाइटनेस एंड डार्कनेस को बताती है, हल्कापन और गहरापन को बताती है। और क्रोमा जो है सोइल की किसको बताता है, प्यूरिटी को बताता है, शुद्धता को बताता है। तीनों चीज की बात कर ली अपन ने। हु किसको बताती है, डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर। वैल्यू किसको बताता है, लाइटनेस और डार्कनेस को। क्रोमा बताता है उसकी प्यूरिटी को, शुद्धता को बताता है। तो अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्ट। अपना क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फिर इसके आधार पे। क्वेश्चन का आंसर हो गया, शुद्धता को कौन बता रहा है, ऑप्शन नंबर 3 क्रोमा इसका राइट आंसर होगा। मर्दा में उसकी शुद्धता को डिटरमाइन क्रोमा करता है। ये प्रकाश का प्रबल तरंग दैर्घ्य मापता है हु। वैल्यू उसकी लाइटनेस और डार्कनेस को मेजर करती है, हल्का रंग है या गहरा रंग है वो वैल्यू बताती है। और उसकी प्यूरिटी को कौन बताता है, क्रोमा। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चन। प्री पीजी हो, चाहे जेट के स्टूडेंट हो, चाहे आईसीआर के स्टूडेंट हो, चाहे सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले हो, चाहे ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितनी भी एग्रीकल्चर की, उन सभी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच के आंसर देना। अब क्षीणन क्षारीय मृदाओं में लवणीय क्षारीय मृदाओं का निच्चालन होता है तथा विनिमयशील सोडियम के एक हिस्से की जगह लेता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन और पोटेशियम। आंसर बताना फटाफट, इंग्लिश में बताता हूं। इन केस ऑफ डिग्रेडेड एल्कली सोइल देयर इज ए लीचिंग ऑफ सैलाइन सोडिक सोइल अकर एंड पार्ट ऑफ एक्सचेंजेबल सोडियम इज फ्रिक्वेंटली रिप्लेस्ड बाय कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन और पोटेशियम। आंसर बताइए। ममता चौहान जी बता रहे हैं सी, HR चौधरी जी सी, खुशीराम जी 2, प्रभु गुजर जी सी, प्रभु गुजर जी 4, खुशीराम जी 2, पूजा मीणा जी 3, निकिता जी 3, प्रभु गुजर 3, पायल 1, पबजी वाले गेम वाले 1 बता रहे हैं, दीपक सैनी जी 1 सी बता रहे हैं, ममता सी बता रही है, ललित। चलो अपन आंसर की बात कर लेते हैं। ये देखना, ये एल्किली सोइल में अगर आता, सिर्फ ये वर्ड नहीं आता, डिग्रेडेड एल्किली, डिग्रेडेड वर्ड हटा दिया जाता इसमें से, सिर्फ एल्किली सोइल आता, ओनली एल्किली वर्ड आता। हिंदी में बोले तो, हिंदी में बात करें तो अपन कहे कि इसमें से अगर ये वर्ड हटा देते और ओनली यही वर्ड आता क्षारीय मृदाओं में, तो इसका राइट आंसर होता कैल्शियम। लेकिन एक बड़ा अच्छा वर्ड जोड़ दिया इसके आगे, अपक्षीणन, डिग्रेडेड। और डिग्रेडेड हो गई सोइल, तो डिग्रेडेड कंडीशन में क्या होता है, डिग्रेडेड एल्कली सोइल क्या होती है वो बता दूं पहले आपको, कि जब सोइल के अंदर जो आयन है कैल्शियम,
जो सोइल में सॉरी सैलाइन एल्कलाइन सोइल में जो सोडियम है, उस सोडियम को रिप्लेस करने के लिए जब कोई कैटायन नहीं बचता, तब वो किसको रिप्लेस, जो जल में हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन उसको रिप्लेस कर देता है और उसका पीएच कम कर देता है, और वो उसका पीएच क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। मृदा कैसी बन जाती है, वो अम्लीय है। तो ये भी पूछ ले, डिग्रेडेड एल्किली सोयल अपक्षीणन क्षारीय मृदा कैसी होती है, सदैव ही अम्लीय प्रकृति की होगी ये मृदा, और इसमें रिप्लेस कौन कर रहा है इसको, हाइड्रोजन इसको रिप्लेस करता है सोडियम को। हाइड्रोजन आया है, इसी वजह से ये मृदा कैसी हो गई, अम्लीय है। तो राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। किसी को कोई दिक्कत हो, समझ में ना आए तो क्वेश्चन को बता सकता है कि सर ये बताइए दोबारा। नेक्स्ट, ऐसी मृदाएं जिनका संतृप्त निचोड़ की विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमेन से कम है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट 15 से अधिक है, पीएच मान 8.5 से अधिक है, तो मृदाएं किस श्रेणी में आएगी, लवणीय, क्षारीय, लवणीय, क्षारीय, अपक्षीणन क्षारीय। फटाफट कमेंट करके बताइए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। द सोइल हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लेस देन 4 डेसीसाइमेंस पर मीटर, exchangeable sodium percent more than 15 and pH of more than 8.5, then soil is saline alkaline, degraded alkali। बी भैया प्रभु जी गलत कमेंट नहीं, 2 बी, खुशीराम जी 2, ममता चौहान जी बी, पिंकी 2, ममता 2, आकाश 2, नरेश 2। चलो अपन चल लेते हैं, बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है, पहले अपन थोड़ा सा एक उस पेज पे जाके बात कर लेते हैं कि कैसे क्या है। 3 प्रकार की मृदाएं हैं, लवणीय, क्षारीय और एक है लवणीय क्षारीय मृदा। 3 प्रकार की सोइल होती है, सैलाइन, एल्केलाइन और सैलाइन एल्केलाइन। इनको अपन निकालते हैं ईसी, ईएसपी और पीएच। नाम से सबसे पहले ईसी की डेफिनेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, एक मीटर है जो सोइल के अंदर सोल्ट की कंसंट्रेशन को मेजर करता है, लवणों की सांद्रता को निर्धारित करती है विद्युत चालकता। और नाम ही मृदा का क्या है, लवणीय मृदा। इनकी यूनिट सभी की सेम है, 4 8.5 15, 4 8.5 15, 4 8.5 15। किसी में मोर देन है, किसी में लेस देन है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, बाकी सभी में सेम रहेगा, 4 8.5 और 15। लवणीय मृदा है, लवणीय मृदा मतलब लवण पाए जा रहे हैं, सोल्ट पाए जा रहे हैं, और सोल्ट की कंसंट्रेशन को मेजर कौन करता है, ईसी मेजर करती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर करती है। इसका मतलब लवणीय मृदा नाम से ही मालूम चल रहा है लवणीय सोल्ट है इसमें, तो ईसी क्या हो जाएगी, मोर देन हो जाएगी। अगर ईसी मोर देन हो गई तो ये क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी। अगर इसमें ईसी मोर देन है तो एल्कलाइन में क्या हो जाएगी, ईसी लेस देन हो जाएगी, और ये दोनों मोर देन हो जाएंगे। और इसमें दोनों सोइल को मिक्स कर दिया तो तीनों चीजें मोर देन हो जाएगी। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे अब इसमें ईसी क्या है, लेस देन 4 है, ईएसपी मोर देन है, पीएच मोर देन है। तो अपन ने पहले बात की थी लवणीय मृदा में ईसी क्या थी, मोर देन थी, लेकिन यहां बता रहा है लेस देन, तो लवणीय मृदा नहीं हो सकती, ये आंसर नहीं हो सकता इसका, ये आंसर इसका नहीं हो सकता। अपक्षीणन क्षारीय मृदा थोड़ी देर पहले बात की, सदैव अम्लीय होती है, ये आंसर नहीं हो सकता। लवणीय क्षारीय में तीनों चीज ज्यादा होती है, ये नहीं हो सकता इसका आंसर। तो बची क्या, क्षारीय मृदा, तो इसका आंसर क्या जाएगा, सैलाइन एल्कलाइन सोइल जाएगा, क्षारीय मृदा इसका आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में क्या बोल देंगे इसको, एल्कलाइन सोइल बोल देंगे, एल्कली सोइल बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदाएं जिनकी सतह पर
काला भूरा खार दिखाई देता है तथा उनकी सतह कठोर हो जाती है कहलाती है लवणीय मृदा, लवणीय क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा, सामान्य मृदा। फटाफट कमेंट में आंसर बताइए, कोई फालतू के कमेंट नहीं करेगा, डायरेक्ट आंसर बताना है। सोइल हैविंग ग्रे ब्राउन अपर क्रस्ट एंड आर हार्ड ऑन वर्किंग आर नोन एज सैलाइन सोइल, सैलाइन एल्कलाइन, सोडिक सोइल, नॉर्मल सोइल। इंग्लिश वाले थोड़ा हिंदी जरूर देख लेना। मृदाएं जिनकी सतह पर काला भूरा खार दिखाई देता है उनकी सतह कठोर हो जाती है कहलाती है आंसर। एक नंबर 1, बी 2 2 1 2 प्रभु 1, राजेश 2 प्रभु 1, पुष्पेंद्र राठौड़ 1, ममता चौहान बी प्रभु 1, खुशीराम 3, ललित 2, दिव्यराज 2। मतलब इसमें भी बड़ा डाउट हो रहा है सबको। तो चलो अपन बात कर लेते हैं डायरेक्ट, टाइम की बड़ी शॉर्टेज है। अपने को क्या बताया गया है, मृदा का रंग कैसा हो गया, काला भूरा। अब मैं बता देता हूं, लवणीय मृदा जो होती है, सैलाइन सोइल में क्या पाए जाते हैं, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट पाए जाते हैं। सोडियम क्लोराइड की वजह से इसका कलर कैसा होता है, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, नमक का कलर कैसा होता है, सफेद। तो ये इस सोइल की सतह कैसी दिखाई देती है, सफेद दिखाई देती है, इसका मतलब लवणीय मृदा है। लवणीय क्षारीय, इसकी बाद में बात करूंगा, पहले बात करता हूं क्षारीय। क्षारीय मृदा में सोडियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं, जिससे उसका कलर कैसा दिखाई देता है, ब्लैक, काला। अब लवणीय क्षारीय मृदा जो होती है, तो दोनों को मिक्स करने से बनी है, लवणीय को और क्षारीय को। तो काला और सफेद को मिक्स कर दिया तो कौन सा आ गया, भूरा, ब्राउन कलर आ गया। लेकिन ऑप्शन अपने को दिया है इसने काला भूरा, पहले ब्लैक बोला है फिर ब्राउन बोला है, तो काला भूरा तो अपने को तो ऐसा कोई दिख ही नहीं रहा। तो इसका राइट आंसर होगा कंपटीशन एग्जाम के अनुसार क्षारीय मृदाएं, क्योंकि नीचे और बोला है कि उसकी सतह कठोर हो जाती है, तो वो मृदा है क्षारीय मृदा, एल्कलाइन सोइल कहलाती है। राइट आंसर याद रखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वो मृदाएं कैसा कहलाएगी, क्षारीय मृदा कहलाएगी, एल्कलाइन सोइल कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। सर बहुत पेज बाकी दिखते हैं तो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट बात करते हैं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। लवणीय तथा क्षारीय मृदाएं किस मृदा ऑर्डर में आती है, एंटीसोल, एल्फीसोल, मोलिसोल, एरिडोसोल। इंग्लिश मीडियम वाले, द सैलाइन एंड एल्कलाइन सोइल फॉल इन विच ऑफ द ऑर्डर, एंटीसोल, एल्फीसोल, मोलिसोल और एरिडोसोल। आंसर बताइए फटाफट। हाँ नमस्कार मोहित भैया, 3, सचिन मेहता जी बोल रहे हैं 4, ममता चौहान बोल रहे हैं डी, प्रभु जी बोल रहे हैं 4। तो मैक्सिमम लोग 4 बोल रहे हैं, तो राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 4, एरिडोसोल इसका राइट आंसर है। क्यों, एरिड कंडीशन में किन मृदाओं का निर्माण होता है, लवणीय क्षारीय मृदाएं बनती ही हमेशा शुष्क क्षेत्रों में है, एरिड कंडीशन में बनती है, और नाम ही एरिडोसोल है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, एरिडोसोल। लेकिन एक चीज और याद रखना, पूछे कि मृदा में कितने गण होते हैं, मृदा के कितने ऑर्डर होते हैं, सोइल के कितने ऑर्डर क्लासिफाई किए हुए हैं, बताइए कमेंट करके फटाफट। कितने ऑर्डर होते हैं सोइल के, मृदा के कितने गण होते हैं। मृदा को 12 गणों में डिवाइड किया गया है, मृदा में 12 गण होते हैं, पीजी के हिसाब से, प्री पीजी वाले बच्चों के हिसाब से। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। बोरोन की सांद्रता जो पौधों की वृद्धि के लिए सुरक्षित नहीं है, मोर देन 1.5 मिलीग्राम किलोग्राम, 0.75 से 1.5, 0.7 से 2.5, मोर लेस देन 2. इंग्लिश मीडियम में, द बोरोन कंसंट्रेशन अनसेफ फॉर प्लांट ग्रोथ, मोर देन 1.5, 0.75 से 1.5, 0.7 से 2.5, 0.25 और लेस देन 0.2। आंसर बताइए फटाफट। डी अनिकेत बोल रहा है 1 2, दोनों ही बता रहा है भैया, एक बताओ। नरेश बोल रहा है डी, प्रभु बोल रहा है सी, काना दाखड़ बोल रहा है 2, सचिन मेहता बोल रहा है 1, विनय मेहता बोल रहा है 4,
ममता बोल रही है डी, मयूर राजपूत बोल रहा है 4, सौरभ चौधरी बोल रहा है 4। अपन बात कर लेते हैं। देखो, जो सेंट्रल सोइल सैलिनिटी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में जो स्थित है, करनाल ने बोरोन की सांद्रता को क्या विभाजित किया कि ऐसी पानी जिसमें बोरोन की सांद्रता 0.5% से कम है, 0.5% या इसको कहते हैं 0.5 ppm से कम है, वो सभी क्रॉप के लिए सेफ है, सुटेबल है सभी के लिए। 0.5 से 1 है वो मोस्ट ऑफ क्रॉप के लिए सूटेबल है, सभी के लिए नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ क्रॉप के लिए, मैक्सिमम क्रॉप, ज्यादातर फसलों के लिए सही है। 1 से 2 है वो कुछ फसलों के लिए सही है, और 2 से ज्यादा है, 2 ppm से ज्यादा है, वो सभी फसलों के लिए खराब है। तो सबसे सुटेबल तो कौन सा है? 0.5 से कम वाला, और सबसे अनसुटेबल कौन सा है? 2 से ज्यादा वाला। अब ऑप्शन पे आ जाते हैं अपन वापिस। अब 2 से ज्यादा तो अपने को कहीं मिल नहीं रहा, अपने को ज्यादा किससे मिल रहा है? 1.5 से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1.5 मिलीग्राम किलोग्राम से ज्यादा बोरोन है अगर इरिगेशन पानी में, तो वो सूटेबल नहीं है। इसको अपन कह सकते हैं पीपीएम में भी बोल सकते हैं, ये चीज पीपीएम भी कह सकते हैं इसको अपन। नेक्स्ट अपन चले, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में जो नया टॉपिक जोड़ा गया है उससे क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य की लवणीय प्रयोगशाला ने सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो की अवधारणा जो दी है उसका फॉर्मूला कौन सा है? बताइए कमेंट करके फटाफट। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों कमेंट करके फटाफट बताइए आंसर इसका। इंग्लिश वाले और हिंदी वाले दोनों फटाफट बताइए। SAR का फॉर्मूला ए, ममता चौहान बोल रही है एक, मोहम्मद इमरान ए बोल रहा है, धर्मेंद्र चौधरी ए बोल रहा है, खुशीराम एक बता रहा है। खुशीराम एक तो तूने कैसे बता दिया भैया? लोकेश मीणा एक बोल रहा है, सचिन एक बता रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है भैया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नहीं है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर इसका 3 भी राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हुआ? 1, सोडियम अपॉन कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम का अंडर रूट बटावा 2 इसका राइट आंसर है। जो SAR का फॉर्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं SAR का फॉर्मूला कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इजीली अंडरस्टेबल है। उस एंजाइम का नाम बताइए जो नाइट्रोजन को N2 को अमोनिया में परिवर्तित करता है। नेम द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग नाइट्रोजन टू अमोनिया। ऑप्शन नंबर 1 पेप्टेज, ऑप्शन नंबर 2 यूरेज, ऑप्शन नंबर 3 नाइट्रोजिनेज, ऑप्शन नंबर 4 एमाइलेज। फटाफट आंसर बताइए, फटाफट बताइए फटाफट। सी संजय कुमार जी सी, मोहम्मद इमरान सी, HR चौधरी 2, ममता चौहान सी, विकास 3, खुशीराम 3, लोकेश मीणा 3, पायल चौधरी 3, खुशीराम यादव 3, अभिषेक खुशवा 3। चलो अपन इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। 3 रतन यादव जी बता रहे हैं 3। रतन यादव जी आप क्रिप्को के अधिकारी हैं, आपका धन्यवाद, आप जुड़े। कृषक भारती जो कंपनी है उसमें एक आप बड़े अधिकारी हैं, जयपुर में आप बैठते हो, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ जुड़े हमारे से। चलो अपन इसके आंसर की बात कर लेते हैं। देखो ये बात क्या कह रहा है, N2 को अमोनिया में परिवर्तन। तो N2 का अमोनिया में परिवर्तन का मतलब हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा जीवाणु वो एंजाइम काम आता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा एंजाइम काम आता है? बताया था, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम आने वाला एंजाइम नाइट्रोजिनेज है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगर चावल के खेत में चावल के साथ एजोला को उगाया जाता है तो कितनी मात्रा में नाइट्रोजन एजोला द्वारा चावल के खेत में फिक्स की जाती है? एजोला चावल के खेत में कितना नाइट्रोजन फिक्स करेगा? इंग्लिश मीडियम में भी यही रहेगा, एजोला नाइट्रोजन फिक्सेशन कितना करेगा राइस फील्ड में? 10 से 20, 20 से 30, मोर देन 50, 30 से 40। राइट आंसर बताइए फटाफट। खुशीराम 4, नरेश 2, आसिफ 4, विकास मीणा 4, थावरचंद जी सुपरवाइजर साहब 4, खुशीराम 2, अभिषेक 4, धर्मेंद्र चौधरी 4, ख्याति 4, राजेश बी, चुंडावत जी 4, हर्षु सैन 4, सुपरवाइजर साहब 4, वर्षा जी 4, लोकेश धाकड़ 4। चलो अपन इसका राइट आंसर मान लेते हैं। देखो वैसे तो चावल के खेत में एजोला जो है वो 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन फिक्स करता है। 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन चावल के खेत में एजोला फिक्स करता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार अपन मैक्सिमम लिमिट में नहीं जा सकते 50 से ऊपर, क्योंकि 50 से ऊपर तो उसकी कैपेसिटी नहीं होती एजोला की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से एजोला नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। मृदा में NO2 से NO3 के ऑक्सीकरण के लिए निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? नाइट्राइट से नाइट्रेट के लिए चेंज होने के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल है? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, सूडोमोनास, राइजोबियम। बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडाइजिंग नाइट्रेट टू नाइट्राइट, नाइट्राइट टू नाइट्रेट इन सोयल। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, सूडोमोनास, राइजोबियम। फटाफट आंसर बताइए। खुशीराम बता रहा है 2, निकिता बता रही है 2, हर्षु बता रहा है 2, लोकेश बता रहा है 2। ये बड़ी जल्दी बता रहे हैं, फटाफट 2 2 2 2। लोकेश बता रहा है 2, ओम प्रकाश बता रहा है 2, दिव्यराज बता रहा है 2, ओम प्रकाश धाकड़ बता रहे हैं 2, अभिषेक बता रहा है 2, रोहित सेन बता रहा है 2, ममता चौहान बता रही है बी, मोहित शर्मा बता रही है सर क्वेश्चन को डिटेल में क्लियर कर दो। चलो अपन क्लियर करेंगे भैया जी। नाइट्रोबैक्टर ऑक्सीडाइज टू नाइट्राइट, चलो अपन इसकी बात करते हैं। सर आवाज बंद करने पर। हाँ तो देखना, ये पूछ रहा है NO2 से कहां NO3 में कौन सा बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है। उससे पहले अपने को एक चीज समझनी पड़ेगी, जो नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस है, नाइट्रीकरण की जो प्रोसेस है, नाइट्रीकरण का मतलब क्या होता है? अमोनियम का किसमें परिवर्तित होना? नाइट्रेट में परिवर्तित होना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है, जो कि ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया स्वपोषित जीवाणुओं के द्वारा पूरा होता है। अमोनियम से नाइट्राइट, अब ये क्रिया 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। अमोनियम से पहले बनता है NO2 नाइट्राइट, और नाइट्राइट से बनता है नाइट्रेट। नाइट्राइट बनता है, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है। यहां पर जो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया काम आता है वो है नाइट्रोसोमोनास। यहां जो काम आता है वो है नाइट्रोबैक्टर। यहां नाइट्रोसोमोनास, यहां नाइट्रोबैक्टर जीवाणु काम आता है।
अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, नाइट्राइट से नाइट्रेट में परिवर्तन के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है। इसका मतलब कौन सा जीवाणु है, वो नाइट्रोबैक्टर जीवाणु है। तो अपन क्वेश्चन में आ जाए वापिस। क्लियर है ये बात? क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ऐसा नाइट्रोबैक्टर कहां दिखाई दे रहा है अपने को, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 में ऐसा दिखाया गया है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है भैया जी, क्लियर है ना बात? नेक्स्ट पे चले। सचिन जी आप जुड़े, धन्यवाद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाइट्रेट से नाइट्रोजन अथवा N2O अपचयन की प्रक्रिया जो सूक्ष्म जीवाणु की मध्यस्थता द्वारा होती है कहलाती है मिनरलाइजेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, वोलेटिलाइजेशन। तो देखो भैया मैं बता दूं आपको, आंसर बता दीजिए आप फटाफट, आंसर बताइए कमेंट करके। आंसर मोहम्मद इमरात बोल रहा है सी। दीपमाला राणावत जी यस सर। पूजा मीणा जी बोल रहे हैं 3। पायल चौधरी जी 3। टीना हाड़ा बोल रही है सी। मोहित शर्मा सर टेलीग्राम का लिंक भेज दो। भैया टेलीग्राम पे बनाएंगे, जल्दी टेलीग्राम पे बनाएंगे, बनाते ही आपको ऐड किया जाएगा। बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। अगर इसी हिसाब से तैयारी करते रहे आप, वास्तव में आप कुछ अच्छा करोगे, आपके घर वालों का नाम रोशन करोगे। बहुत अच्छा। चलो अपन बात कर लेते हैं इसका, एक ब्लैंक पेज पे चलते हैं अपन। देखो वो बोल रहा है नाइट्रेट से किसमें, या तो N2 में या वो बोला N2O में कन्वर्ट हुआ है। क्या प्रोसेस कहलाती है? देखो मैं बता दूं आपको, नाइट्रेट से सबसे पहले बनता है NO2, NO2 से बनता है NO, NO से बनता है N2O और N2O से बनता है N2। जो ये वाली प्रोसेस है, ये नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, इस प्रोसेस को कहा गया है डीनाइट्रीकरण। इस प्रोसेस को क्या कहा गया है? डीनाइट्रिफिकेशन। अब ये प्रोसेस होती कब है? जब सोइल के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लग जाती है, ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, उस स्थिति में नाइट्रोजन का विनाइट्रीकरण स्टार्ट हो जाता है, जो कि 2 सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं। एक सूक्ष्म जीव है सुडोमोनास और एक है बेसिलस। इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा यह क्रिया पूरी होती है। ये दोनों सूक्ष्म जीव इस क्रिया को पूरा करते हैं। ठीक है, अब आइए अपन क्वेश्चन में वापिस। तो इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर 3 डीनाइट्रिफिकेशन। लेकिन अपन बात करें बाकी ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, इनका मतलब क्या हुआ? तो ऑप्शन नंबर 1 है मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी पोषक तत्व की कार्बनिक रूप का अकार्बनिक रूप में परिवर्तन होना मिनरलाइजेशन कहलाता है, खनिजीकरण कहलाता है। किसका? कार्बनिक रूप का किसमें? अकार्बनिक रूप में परिवर्तन होना क्या कहलाएगा? मिनरलाइजेशन। ऑर्गेनिक फॉर्म का इनऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज होना मिनरलाइजेशन कहलाता है, खनिजीकरण कहलाता है। जबकि ये तो ऐसा कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये राइट नहीं हो सकता। नाइट्रिफिकेशन थोड़ी देर पहले बात की अपन ने, अमोनियम का नाइट्रेट में परिवर्तन होना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है, जिसमें 2 जीवाणु काम में आते हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। डीनाइट्रिफिकेशन जो इसका राइट आंसर अपन ने बात कर ली। लास्ट वाला है वोलेटिलाइजेशन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वोलेटिलाइजेशन क्या होता है? वोलेटिलाइजेशन का मतलब है जो खेत में अपन नाइट्रोजन डालते हैं अमोनियम के रूप में, वो अमोनियम का हवा में उड़ जाना क्या कहलाता है? वोलेटिलाइजेशन। उसका वाष्पीकरण हो जाना वोलेटिलाइजेशन कहलाता है। क्लियर फ्रेंड्स?
क्लियर फ्रेंड्स? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना। तो अपना ये सेशन जो है अपन खत्म करते हैं, उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेशन आएगा, उसमें अपन बात करेंगे। उससे पहले जो नए क्वेश्चन है वो अपन अगले सेशन में बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस लाइव सेशन में जुड़े, आपके साथ कन्वर्सेशन करने का मौका मिला। बहुत ही अच्छी तैयारी है आप सभी की, जबरदस्त तैयारी है आपकी। आप कुछ करोगे, आपके घर वालों के लिए कुछ करोगे, रियली में बहुत अच्छा है आपका तैयारी। आप जिंदगी में बहुत अच्छा कर पाओगे जिस हिसाब से आप तैयारी कर रहे हो। तो अपन बात खत्म करता हूं, उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, एक स्टोरी बताना चाहता हूं। उस स्टोरी के बाद मैं मेरी बात को खत्म कर दूंगा। स्टोरी एक स्पिरिचुअल है, धार्मिक है। महाभारत के बारे में आप सभी जानते होंगे। महाभारत आप सभी ने देखी होगी, आई थिंक, हाँ सबने देखी होगी महाभारत। महाभारत में जो एक चीज बताई देखा था, कर्ण और अर्जुन में युद्ध था। अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो रहा था। उन दोनों में जीतने का कोई नहीं सोच रहा था। उन दोनों की लड़ाई थी सर्वश्रेष्ठ कौन है। हार और जीत का उनको वो नहीं था कि हारेगा कौन और जीतेगा कौन। उनका तो सिर्फ मोटो ही ये था कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ है या कर्ण सर्वश्रेष्ठ है। तो अर्जुन को घमंड था कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, कर्ण को घमंड था मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। तो जैसे ही युद्ध हुआ तो सबसे पहले कर्ण ने अपना बाण चलाया, तो अर्जुन का रथ जिसमें स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण बैठे थे, वो रथ 3 कदम पीछे हो गया। अर्जुन घबराया कि यार ये तो बहुत महाबली है। वापिस अर्जुन ने अपना तीर चलाया तो कर्ण का जो रथ था वो 7 स्टेप पीछे चला गया। तो अर्जुन सोचा कि यार मैं तो ज्यादा बाहुबली हूं, मेरे में ज्यादा पावर है। तो उसने वासुदेव श्री कृष्ण से कहा अर्जुन ने कि देखिए भगवान, मैंने साबित कर दिया मैं बाहुबली हूं, मैं ज्यादा सर्वश्रेष्ठ हूं कर्ण की तुलना में। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको जवाब दिया, आपने सिर्फ वही देखा जो आपको दिखाया गया है, देखा गया है। आप बाकी चीज को सोचिए। आपका ने जो रथ था वो 3 कदम पीछे गया, उसका रथ 7 कदम पीछे गया। आपने डिसाइड कर लिया मैं जीत गया। नहीं भैया, ये ठीक नहीं है। कर्ण का आंसर था, उसका भगवान श्री कृष्ण का आंसर था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अगर जिस रथ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण बैठा हो, जिस रथ में भगवान श्री हनुमान की ध्वजा हो, भगवान हनुमान जी बैठे हो, वो रथ 3 कदम पीछे हो गया। भगवान श्री कृष्ण तो पूरी पृथ्वी का भार लेके चल रहे थे, वो रथ 3 कदम पीछे हो गया। किस बात का घमंड भैया? और ये घमंड है तो अभी देख लेते हैं। भगवान जी ने हनुमान जी को इशारा किया, आप भी ध्वजा से निकल जाइए और मैं भी निकल जाता हूं, और अब तीर चलने दो। तो जैसे ही कर्ण ने तीर चलाया, अर्जुन का रथ हवा में उड़ गया, आसमान में चलने लग गया। इसीलिए कहा गया है कि गुरु का जो साथ होता है, कुछ लोग होते हैं जो घमंड में आ जाते हैं, चले जाते हैं कि अपने आप को बताने क्या मानने लगता है। अर्जुन द बेस्ट, अर्जुन बेस्ट था कोई बात नहीं, लेकिन गुरु का उसने घमंड, गुरु से ऊपर घमंड आ गया। वैसे उसका गुरु द्रोणाचार्य था, लेकिन महाभारत के अंदर युद्ध के अंदर उसका गुरु भगवान श्री कृष्ण खुद थे। तो घमंड आया तो भगवान ने उसको बताया कि आपकी स्थिति यह है। तो गुरु का जो चीज होता है, साया जो होता है, हमेशा गुरु का साया कुछ अच्छा करने के लिए होता है, आपको आगे बढ़ाने के लिए होता है। इसलिए ये कहानी के माध्यम से मैं आपको एक चीज समझाना चाहता था कि गुरु का सम्मान जिंदगी में करना। आप किसी भी गुरु मानो, बड़ा अच्छा मानना, सम्मान करना। भगवान की दया से आप जेट हो, प्री पीजी हो या पीएचडी हो या अदर एग्रीकल्चर की कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स हो, उसमें सक्सेस हो। थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में अपन मिलेंगे। थैंक यू।